Welcome students in another topic, that is mitochondria. First of all, I would like to thanks to you all for your love and support. Really, as mitochondria give me energy, your love and support also gives me energy. Let's come to the topic. It is mitochondrion. Chondrion means single mitochondria. अगर हमें एक माइटोकॉन्ड्रिया बोलना है तो हम कॉन्ड्रियन बोलेंगे, और बहुत सारे बोलना है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे. अब ये फिंगर्स क्या बने हैं, क्रिस्टा क्या है, राइबोसोम क्या है, ये सभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाती हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ अ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो वो लाइट कहाँ से आती है? पावर हाउस से आ जाती है. तो वैसे आपके बॉडी को जब लाइट यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वह एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है. माइटो मीन्स हो गया स्मॉल एंड कॉन्ड्रिया मीन्स थ्रेड. तो स्मॉल थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? कुछ हम इसके टर्म्स पढ़ते हैं और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर. ठीक है, ये कॉलिकर साइंटिस्ट थे. इन्होंने डिस्कवर किया किसमें? इन फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स की फ्लाइट मसल्स में कॉलिकर साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था. डिस्कवर करा लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया. ठीक है, और टर्म जो ये दिया है, टर्म दिस माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाय सी बेंडा. ठीक है, इन्होंने ये टर्म दिया सी बेंडा. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक सेमी ऑटोनॉमियस ऑर्गन होता है. एक्चुअली ऑर्गन नहीं होता, ये ऑर्गेनील्स होता है. ऑर्गेनील्स क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर होता है. ठीक है, तो अब ये एक सेल के अगर अंदर होता ही नहीं है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है, एनिमल सेल के भी अंदर होता है. तो क्या ये एक होता है या दो होता है या तीन होता है? तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम नंबर यानी एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ये डिपेंड करता है कि सेल काम क्या कर रही है. भाई अगर सेल ऐसा कोई काम कर रही है जिसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे. क्यों? क्योंकि ज़्यादा एटीपी जनरेट कर सकते हैं. तो मिनिमम और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया जो देखा गया है पर सेल, वो देखा गया है आपके क्लेमाइडोमोनास में. क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेल्युलर है होता है, एंड क्लोरेला. ठीक है, इनमें देखा गया है कि एक सेल में जनरली एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है. और मैक्सिमम जो देखा गया है वो देखा गया है 5 लाख पर सेल. एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया. और वो सेल कौन सी थी? वो सेल थी आपकी फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट. यस, फ्लाइट मसल की जो सेल थी, फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट, जिसमें कॉलिकर ने डिस्कवर किया था इंसेक्ट. तो एक में कितने होंगे? 5 लाख के आसपास थे. ठीक है, तो ये जो था ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताई. अब एक और चलिए पहले स्ट्रक्चर बताते हैं, फिर इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में पढ़ेंगे. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल वॉल होता है, नहीं डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है. और इसकी ये होगी इसकी आउटर वॉल. ठीक है, और जो इसकी इनर वॉल होती है उसमें इस तरीके से कुछ फोल्ड्स होते हैं, और ये जो हम कहेंगे इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है इनर मेम्ब्रेन. और ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है. ये हो गई इनर मेम्ब्रेन. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को एक खास नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है क्रिस्टी. ठीक है, इसका नाम है क्रिस्टी. ठीक है, ये फोल्डेड मेम्ब्रेन है. इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होने के बाद क्रिस्टी बनाती है. और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक राउंड होता है स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है डीएनए. यस, और इसके अंदर छोटे ये स्पॉट्स होते हैं, और इन स्पॉट्स का नाम होता है आरएनए. और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर लिक्विड होता है जिसमें ये सब फ्लोट कर रहा होता है, और इस लिक्विड का नाम होता है मैट्रिक्स. ओके, तो ये इसकी कुछ जर्नल चीज़ मैंने आपको बताई. अब देखिए इसमें दो खास स्ट्रक्चर है, एक है डीएनए, दूसरा है सॉरी ये मैंने आरएनए गलत लिख दिया बेटा, ये राइबोसोम है ना, राइबोसोम.
तो ये जो दो स्ट्रक्चर इसमें हैं, यानी कि डीएनए और राइबोसोम, इन दोनों स्ट्रक्चर्स की वजह से ही ये सेमी ऑटोनॉमियस होता है। सेमी ऑटोनॉमियस मीन्स ये अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है, अपनी कॉपीज़ बना लेता है। अब आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दो इंटरेस्टिंग चीज़ें जानिए। पहली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यू हैव माइटोकॉन्ड्रिया, यू रिसीव माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम योर मदर, यानी कि आवर मेटरनल पार्ट कंट्रीब्यूट्स द माइटोकॉन्ड्रिया इन अस। व्हाई एंड हाउ? देखिए, जो एग होता है, एग उसमें साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जब इस एग से स्पर्म का फ्यूजन होता है तो स्पर्म का केवल जो है न्यूक्लियस वाला पार्ट अंदर एंटर करता है। इसका माइटोकॉन्ड्रिया इसके टेल में होता है और टेल इसकी एग के अंदर नहीं जाती। इसका मतलब आपके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने दिया? यस, आपकी मदर ने। ओके, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं, इवन ऑलमोस्ट कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मैच करते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ये प्रोकैरियोटिक सेल तो नहीं, तो भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना? मे बी ये एक हाइपोथेसिस है कि किसी प्रोकैरियोटिक सेल ने एक दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल को एनगल्फ कर लिया, यानी कि उसको अपने अंदर ले लिया, और वो अंदर आने के बाद उस सेल ने क्या किया? उस सेल ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, और फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बने। ठीक है, आपको ये तो पता है प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है, यही सेल आगे को डेवलप होके यूकैरियोटिक सेल बनी। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग में भी ट्रांसफॉर्मेशन का एक वजह ये भी रहा हो। चलिए आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बोलें तो इसमें क्या होता है बेटे? डीएनए होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बोला डीएनए। तो डीएनए का जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए, इसमें बेसेस होते हैं ATGC। आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन ऑलवेज मेक पेयर विद थाइमिन विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन मेक पेयर विद साइटोसिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए जो होता है इसका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें ये वाला बेस पेयर ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इस बेस पेयर की खासियत ये होती है कि इसमें डीनेचुरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो डीनेचुरेशन की पावर ज़्यादा होने के कारण ही ये अपनी कॉपीज़ ज़्यादा बना सकता है। और इसके अंदर ये जो राइबोसोम हमने बोला, तो इसके अंदर का जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है। तो आपने इससे पहले की वीडियो में देखा है मेरे प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरीके के राइबोसोम होते हैं? 70S राइबोसोम होते हैं। तो इसके अंदर जो राइबोसोम है वो कैसे है? 70S राइबोसोम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और कि ये वैसे थोड़ा हायर लेवल का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमेशा 70S राइबोसोम ही होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया। मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स मैमल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैमल्स जैसे ह्यूमन मैमल्स है, तो हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे में 70S राइबोसोम नहीं है, हमारे में 55S राइबोसोम है। ठीक है, अभी मैं आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये SS क्या होता है। तो इसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है स्मॉलर और एक होती है ग्रेटर। तो इसकी ग्रेटर सब यूनिट होती है 38S की और इसकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है 28S की। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब इसके अंदर एक खास स्ट्रक्चर और होता है कि भाई ये जो फोल्ड हो रहा है ना, इस फोल्ड के ऊपर कुछ इस तरीके के ऐसे करके, जैसे कि लॉलीपॉप लगी हुई है, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसे बोला जाता है F1 पार्टिकल। ठीक है, ये आपके क्या है? ये है F1 पार्टिकल। अगर हम इस F1 पार्टिकल को ज़्यादा डिटेल में बनाएं, थोड़ा सा बड़ा बनाएं, तो कुछ इस तरीके का ये डिज़ाइन बनता है। ये हो गया आपका F1 पार्टिकल। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो हो गया हेड, ये हो गया आपका स्टॉक, और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, इसमें देखिए मैंने आपको बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? ATP जनरेशन का काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली ATP कहाँ जनरेट होती है? तो वो होती है इस हेड में, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ATPase। ASE जहाँ पे भी लगेगा समझ लीजिएगा वो एक एंजाइम है। तो इस हेड में एंजाइम होता है ATPase, जो कि ATP फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये F1 पार्टिकल के बारे में। तो ये क्या था? ये था F1 पार्टिकल। तो अगर आप सोचिए कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में कितने F1 पार्टिकल होते होंगे, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक के
जो है F1 पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, पर माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अब हम इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। पहला काम तो इसका है, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, ATP सिंथेसिस। और इसी ATP सिंथेसिस के कारण इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। दूसरा इसका काम होता है, ये जो स्पर्म है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, तो इसकी टेल वाले पार्ट में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और टेल जो है वो बॉडी के बाहर रह जाती है, मीन्स कि इस एग के बाहर रह जाती है। तो इस टेल में एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक चीज़ फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं निबंकन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पर्म में स्ट्रक्चर होता है, और ये स्पर्म में ATP जनरेट करने का काम करता है, क्योंकि स्पर्म हैव टू रीच द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है, तो तब तक उसको एनर्जी चाहिए, उसको सर्वाइव करना है, तो ये निबंकन जो है ये वहाँ पर हेल्प करता है। इसके अलावा और क्या करता है, ये थर्मियोजेनेसिस, इस प्रोसेस का काम भी करता है। अभी थर्मियोजेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन ऑफ हीट ही तो प्रोड्यूस हो रही है, ATP एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो थर्मियोजेनेसिस यानी हीट प्रोडक्शन आपकी बॉडी में जो हो रहा है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। चौथी चीज़ क्या करता है, ये जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं और वी कैन से इट अ मैटरनल इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस इसका मतलब है कि भाई साइटोप्लाज्म, जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि साइटोप्लाज्म और मैटरनल, अभी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि भाई एग वाले पार्ट में ही सारे ऑर्गेनील्स होते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया भी उनमें से एक होता है। तो आपकी मदर के काफ़ी सारे कैरेक्टर आपसे मिलते जुलते हैं, कुछ डिसीजेस भी होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म से ट्रांसफ़र करती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेंगी। इन्हें बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा ये और एक काम क्या करता है, इसे कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस का मतलब होता है यॉक सिंथेसिस। आपने अगर अंडा खाया हो तो अंडे में एक येलो कलर का पार्ट होता है, उसको यॉक बोलते हैं। तो ये यॉक किससे बनता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है, लेकिन उसमें हेल्प कौन करता है, इसकी गोल्जी बॉडी, अकेले तो नहीं कर सकता ना। तो वाइटेलोजेनेसिस प्रोसेस यानी यॉक सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्लस गोल्जी बॉडी दोनों हेल्प करके करते हैं। इसके अलावा एक और काम जो इसका इम्पॉर्टेंट है वो है, आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन मीन्स यस, आपका जो ब्लड है उसे हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। तो हीम यानी जो आयरन वाला पार्ट है, इस पार्ट को सिंथेसिस करने के लिए भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। आई होप कि आपको अभी ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ रहे होंगे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टी हो गई, जो कि इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग के वजह से बनता है। आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है, अलग अलग फ्लूइड होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और बेसिकली जो मेन चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो है उसका अपना DNA और राइबोसोम्स। राइबोसोम्स उसको प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है और DNA उसको रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। So I think now you understand that why the mitochondria is a powerhouse of your body. Thanks for watching.